Hello students, good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Fusion Classes. तो चलिए माइनर केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का माइनर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट प्रोबेबली ये हर 11 का बच्चा पढ़ा होगा अगर आप ईमानदारी से पढ़े होंगे तो, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं, सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू मीन बाय एनर्जी लेवल डायग्राम। लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर पढ़े थे, है ना। हम लोग क्वांटम नंबर में पढ़े थे किसी भी सेल के अंदर कितने सबशेल्स होते हैं, है ना। तो उसी को जस्ट जब सबशेल है तो उसके अंदर ऑर्बिटल भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल होता है, दैट इज 1s। सेकंड सेल में 2 होता है, 2s 2p। थर्ड सेल में 3s 3p 3d। फोर्थ सेल में 4s 4p 4d 4f। इस तरह से सो ऑन बढ़ते जाता है और सारे सबशेल के करस्पॉन्डिंग उसका ऑर्बिटल्स होंगे हर सबशेल में। जैसे s में एक ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, f में 7 होता है। अलग अलग सबशेल में अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रॉन रहता है ना। क्वांटम नंबर में हम लोग यही बात किए थे, हम लोग आइडेंटिटी जान रहे थे इलेक्ट्रॉन के रहने का। आज हम लोग जो ये जो अलग अलग सबशेल है उसका एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इसको एनर्जी के ऑर्डर में कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम है क्या, ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स इन एन एटम इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। मतलब किसी भी एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स का एनर्जी के लेवल को जो बताता है कि कौन सा एनर्जी सबसे लोएस्ट है, किसका एनर्जी ज्यादा है, उसी डायग्राम को बोलते हैं हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम दो टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम है, सॉरी हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब जैसे He+, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लो हम बोलते हैं लिथियम, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, बट हमको क्या लेना है, एक ही, तो हम लोग लिथियम 2+ बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। लिथियम 2+ इज द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, सही है। चलिए दूसरा है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस, सब, है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। सबसे पहले ये देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, 1s में, सबसे नीचे 1s। क्या बाकी में किसी में इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं। जब इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो मान लो 2s 2p, दोनों तो सेकेंड शेल का ही है और दोनों क्या खाली है ना। खाली है तो सबका एनर्जी सेम होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई सेकेंड सेल में कितने ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, ध्यान रखना सेकेंड सेल में कितने ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। थर्ड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, ठीक है। उसी तरह फोर्थ सेल में सो ऑन देख लेंगे, तो वही चीज यहाँ पे भी है। इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड solely by the principal quantum number. Thus, the energy of an electron increases with an increase in n. The energy of the orbital increases as follows. मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है ना, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी जो उसके ऊपर की एनर्जीज है, एक इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, फर्स्ट शेल में रहेगा। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब में जितने भी सबशेल का एनर्जी, जितने भी सबशेल है उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स है, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग सबशेल का एनर्जी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। जैसे यहां देखो 1s, सबसे कम 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, और इस तरह चलते जाएगा जो मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू दिखाया है। भाई ध्यान देना, इस डायग्राम का मतलब क्या है कि जैसे ये सेकंड सेल है, सेकंड सेल का देखो सबका एनर्जी सेम, थर्ड सेल में सबका एनर्जी सेम, फोर्थ सेल में इन सबका एनर्जी सेम, ठीक है। बोलने का मतलब यह है कि हर सेल का अपना एनर्जी है और उस सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स है सबका एनर्जी सेम होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, जो अभी मैंने बताया उसी चीज को लिखा है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक चीज यहाँ पे और मैं बताना चाहूंगा, ध्यान देना। जैसे मान लो 2s2p, ठीक है, चारों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो इसी को बोलते हैं वैसे ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी सेम हो, वैसे ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी सेम हो उसको बोलते हैं हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो तुमसे कोई पूछ दे कि भाई सेकंड में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है? 4, क्योंकि 4 का एनर्जी सेम है, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग डीजेनरेसी, है ना? चीज समझ में आया? तो अगर तुमसे कोई पूछे थर्ड सेल में कितना डीजेनरेसी है, तो तुम क्या बोलोगे सीधा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डीजेनरेसी 9 है। मतलब अगर सीधा सीधी बात करें तो ये फॉर्मूला होगा n स्क्वायर, डीजेनरेसी इक्वल टू n स्क्वायर। थर्ड सेल में 9, सेकंड सेल में 4, उसके बाद अगर फोर्थ सेल लेंगे तो 16। समझ में आए? देखो 16 होगा भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में अब आ गई होगी बात, ठीक है। तो डीजेनरेसी इक्वल टू n स्क्वायर सीधा कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। वही मैंने लिखा था, ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज डीजेनरेसी, ठीक है। ध्यान रखना, तो डीजेनरेसी का अगर फॉर्मूला पता करना है तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना। डीजेनरेसी इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है। n इज द सेल नंबर। जिस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग हमको डीजेनरेसी पूछेगा या पूछेगा कितने ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी है, तो सीधा उस सेल नंबर को रखना और स्क्वायर कर देना, तुम्हारा आ जाएगा कितने ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं, चलो। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वैसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। जब तक हाइड्रोजन है वहां पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन 1s में घुस जाएगा, बाकी का भाई ऊपर तो खाली रहेगा, खाली रहेगा, तो सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम। बट व्हाट अबाउट दोज व्हिच कंटेन्स मल्टी इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा, तो उसका क्या करेंगे? ध्यान देना थोड़ा। मान लो यहाँ पे 1s है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ऑर्डर ये होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, सॉरी 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5d, सॉरी 4d 5p 6s 4f। अब बात आता है कि भाई सब लोग को लग रहा है कि सर ये पता कैसे करेंगे, इतना याद रखना होगा? नहीं, इतना याद नहीं रखना है। तो कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए एक रूल आया है जिसका नाम है बोर-बरी प्रिंसिपल, ठीक है, n+l रूल। ये रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा सुनना अच्छे से। ये रूल बोलता है कि अगर मान लो कोई सिस्टम, अभी मान लो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में जाएगा, तो कैसा पता करेंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो बोर-बरी बोला कुछ मत करो मेरे बाबू लोग, सीधा सीधी n+l वैल्यू निकाल लो, ठीक है। n+l वैल्यू निकाल लेंगे, जिस ऑर्बिटल के n+l वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा है। समझ में आई बात? जैसे एग्जांपल, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स ऑन n+l वैल्यू। हायर द n+l वैल्यू, हायर विल बी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जितना ज्यादा n+l वैल्यू है उतना ज्यादा ऑर्बिटल का एनर्जी होगा। जैसे फॉर 4f ऑर्बिटल फॉर 6s n इक्वल टू 4, 4f के लिए n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, f के लिए 3 होता है, तो n+l 7, और 6s के लिए 6, l का वैल्यू 0, क्यों? s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, 6 + 0 6। तो भाई अगर बोले तो 4f और 6s में कम एनर्जी किसका है? ऑब्वियस है 6s का, तो 4f हैज हायर एनर्जी देन 6s। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्लियर है? बट एक यहाँ पे ये भी इशू है कि सर अगर बताइए दो ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम हो जाए, हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा इशू है। अगर दोनों का n+l वैल्यू सेम हो जाए तो क्या करें? उसके लिए भी वो एक सोल्यूशन दिया। वो बोला कि अगर दो ऑर्बिटल का या दो सबशेल का, सॉरी दो सबशेल का अगर n+l वैल्यू सेम हो जाता है तो हम लोग देखेंगे किसका n का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, ठीक है। जैसे if two orbitals have the same value of n+l, the orbitals with higher value of n will have higher energy। आई बात समझ में? for 4s ऑर्बिटल n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, 3p के लिए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 4 4 आ रहा है,
बट n का वैल्यू ज्यादा किसका, 4 का, है ना, इसीलिए 4s का एनर्जी ज्यादा होता है 3p से। समझ में आई बात? तो अगर तुमको कोई देगा कि भाई बताओ इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसका, किस और सब शेल का, तो निकाल लोगे, n प्लस एल रूल से निकाल लेना है। और ये रूल दिया कौन था, बोरबरी। अच्छा एक और चीज बोरबरी बोला था, वो बोला था कि जब ऑर्बिटल्स खाली है, ध्यान से सुनना इस चीज को, जब ऑर्बिटल्स खाली है उसका जो शेल का एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का 2s ले लेते हैं, लिथियम का 2s ले लेते हैं, सोडियम का 2s ले लेते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबका 2s ले लेते हैं, ठीक है। बट एक चीज ध्यान देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है, प्रोटॉन, है ना। तो याद रखना जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा एनर्जी उतना कम होगा, इसीलिए 2s ऑफ हाइड्रोजन का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2s ऑफ लिथियम, फिर 2s ऑफ सोडियम और 2s ऑफ पोटेशियम। सबसे कम क्या होता है, 2s ऑफ पोटेशियम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना भाई, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। यही चीज मैंने, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। सही है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब यहां तक तो मामला समझ में आ गया, ऑर्बिटल समझ में आ गया, एनर्जी ऑर्डर समझ में आ गया। सर इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे करें, कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन फील? तो देखो उसके लिए बेसिकली 3 रूल आया। 3 रूल कौन कौन, अफबाउ, होर्न्स और पॉलिस, ठीक है। 3 रूल के बेस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वही चीज है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करना है किसी एटम में, उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये चीज कितना में, 3 रूल पे ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये 3 अच्छे से करके जाना, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट नोट्स आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल, फिर होम्स रूल, फिर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है, अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनाते हो, है ना, कोई भी घर बना रहे हो, तो बिल्डिंग कहां से बनता है, नीचे से कि ऊपर से, ऑब्वियसली नीचे से ना, है ना। तो वही अब्बो बोला, बोला कि इलेक्ट्रॉन जब भी फील होगा उस एनर्जी स्टेट में पहले जाएगा जिसका एनर्जी सबसे लो है, ठीक है। वैसे सबसे में पहले जाएगा जिसका एनर्जी सबसे लो है, और लो और हाई कौन बना रहा था, बोरबरी प्रिंसिपल, है ना। तो बस, बट वो उतना नहीं बोला, वो बोला मेरे तरीके से चलो, किसी बोरबरी प्रिंसिपल का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो एक सीरीज दिया, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, फिर 6s 6p 6d 7s 7p, और सबको इस तरह से वो बाइसेक्ट किया, ठीक है। अब इस बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा मैं इस बाइसेक्ट को समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत समय बच्चों को ये बाइसेक्शन समझ में ही नहीं आता कि क्या है। इसका मतलब है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में घुसेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, सो ऑन, इस तरह से जाते जाएगा, है ना। मतलब सबसे पहले ये एनर्जी का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग एनर्जी, देखो मैंने याद करा भी दिया, ये इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और सो ऑन भरते जाएगा। वही चीज मैंने यहां पे लिखा भी है, देखो द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। The electron first occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbital only after the lower energy orbitals are filled। मतलब नीचे से फिल करना स्टार्ट करेंगे, घर जैसे नीचे से बनता है, बिल्डिंग अप है ना, घर जैसे नीचे से बनता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग नीचे से होगा, और नीचे से धीरे 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 फिलिंग होते हुए ऊपर जाएगा। क्लियर है सबको? यही था क्या, अब्बो प्रिंसिपल। चलो नेक्स्ट आते हैं। जब अब्बो हो गया तो ये भेजा होम्स को कि भाई होम्स तुम भी कुछ अपना प्रिंसिपल दो, भाई इलेक्ट्रॉन का फिलिंग तो कर देगा, पर बच्चा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेगा कैसे? तो होम्स बोला कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करिएगा, तो क्योंकि बहुत सारे एस में तो एक ही ऑर्बिटल होते हैं, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल, पी में कितने 3, डी में कितने 5, तो फिलिंग कैसे करें?
तो हुन्स का कहना था कि जब भी हम लोग फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा एक एक एक, ठीक है। जब ये तीनों मान ले पी में 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कैसे करेंगे, तो 1 2 3 और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा जैसे यहाँ पे P3 है, P3 में पहले एक एक जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो को ऐसा, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। यही चीज वो बोला। Hund's rule deals with the following filling of electron into the orbitals belonging to the same subshell. This rule states that, ये क्या बोलता है, the pairing of electron will not take place in orbitals of same energy until each orbital is singly occupied या filled. तब तक पेयरिंग नहीं होगा कि जब तक उस सबशेल का सारा ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं गया हो। पहले एक एक जाएगा और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा, सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया। इसके बाद जब सब हो गया, इसके बाद आया कौन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोला, पॉली बोला बड़ा सही, बहुत सिंपल सा चीज बताया। वो बताया कि भाई तू लोग लड़ ले झगड़ ले कोई बात नहीं, पर मेरे बिना तो कुछ काम नहीं होगा। कैसे, तो पॉली का कहना था कि सबसे पहले एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को जाना है किसी कारणवश, अगर मान लो हाफ फील्ड पहले एक एक हो गया फिर पेयरिंग हुआ, तो याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों का स्पिन एक दूसरे से ऑपोजिट रहेगा, अगर एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ, ठीक है। कुछ इस तरह से नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। मतलब ये दोनों का स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, तभी तो, नहीं तो मान ले अगर सेम हो जाए तब तो 2 इलेक्ट्रॉन का हर क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, फिर हम पता एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे से डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, है ना। समझ में आ रही बात। चलो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये तो सब सही है, सब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा घुसेगा सब ठीक है। अब हम लोग को देखना क्या है, किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है या कितना इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। इस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें कितने, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है। पी में 3 होते हैं, 3 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 6 जा सकते हैं क्योंकि एक में 2, ठीक है। डी में 5 ऑर्बिटल होता है 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 10, 17, 27, 29 और 37। सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस तरह से चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब पहले 1s में जाएगा, s में ध्यान रखना मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 2, p में 6 और d में 10। ये चीज सबको ध्यान रखना, बिना इसके नहीं बनेगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले मैं लेता हूं एग्जांपल 10, एटॉमिक नंबर 10 और अगर एटॉमिक नंबर है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 1s में कितने 2, फिर 2s में कितने 2 और फिर 2p में 6। एकदम सही है, फर्स्ट क्लास, 2 2 6। अब पुराना वाला नंबरिंग भूल जा भाई, जैसे करते थे 2 8 8, ये वाला मत करना अब, ये वाला, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, बड़े हो गए हम, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक नंबर 17 के लिए। 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो 17 कैसे भरेंगे, 2 2 6। भाई पी में 7 8 मत भर देना, पी में मैक्सिमम 6 ही जा सकता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले दिखाया। एस में 2 जा सकता है, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, S2 S2 P6, फिर 3S2। अब ध्यान देना P में मैक्सिमम 6 जा सकता है, बट यहाँ पे देखो 2 2 4 6 10 2 12 हो चुका है, बचा 5 ही गो है ना, तो 5 गो चला जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कहीं 6 अगर जा सकता है तो 6 हो जाएगा, नहीं, जितना बचा हुआ रहेगा उतना ही जाएगा। समझ में आ रही है बात। चल भाई उसके बाद एटॉमिक नंबर 25 के लिए, 25 के लिए सेम। 29 के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये थोड़ा सा उटपटांग नहीं लगा कि सर पहले तो s2 होगा फिर 3d9 होना चाहिए, भाई इसके बाद का टॉपिक इसी का है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां से एक और चीज मैं सिखा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो तुमको कोई बोले कि आयरन का कितना होता है 26, आयरन का कितना होता है 26, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर उसके बाद 3d6 4s2। अब जैसे बहुत समय तुमको देगा ना, बोले कि भाई ठीक है तुमको तो Fe का आता है ना, जरा बता दे Fe3 प्लस का क्या होगा। Fe3 प्लस क्या होगा जरा बताओ। तो 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, आउटर मोस्ट शेल से। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता कहां से, जैसे सोडियम 281 करते थे ना, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते थे 1 से। क्यों, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा था या सबसे बाहरी ऑर्बिट से या बाहरी सेल से। तो उसी तरह यहाँ पे Fe3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 तो यहां से निकल जाएगा और एक फिर कहां से निकलेगा डी से। यहां में कोई चेंज नहीं आया तो D6 की जगह D5 होगा, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। आई सबको समझ में आ गया होगा, सही है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, क्लियर। आगे बढ़े। अब आते हैं, अभी तुमको एक दिखा था एक्सेप्शन, थोड़ा सा 3d10 4s1 होना चाहिए था भाई। अब वो तो बोला था पहले 4s फील होगा फिर 3d10 में 3d में जाएगा, बट सर वहां पे एक्स्ट्रा ऐसा क्यों हुआ। तो देखो कभी कभी हम लोग बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले एक सिंपल सा, मान लो तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, और कंपनी से बहुत अच्छे तुम्हारे रिलेशन है, इतना अच्छा है कि भाई तुम मैनेजर के घर में आना जाना उठना बैठना होता है। बट मान लो उससे बेटर कोई जॉब दे दिया, वो तो पर्सनल रिलेशन है, प्रोफेशनल तो नहीं है, पर अगर उससे बेटर कोई तुमको जॉब दे देता है, मान लो तुम 30 40 50,000 का जॉब करते थे और तुमको कोई 70 75 का जॉब दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है तुम सबसे पहले अपना स्टेबिलिटी देखोगे कहां पे ज्यादा है, तो तुम इजीली मूव कर जाओ किस में 80 वाले में। तो कुछ वैसे ही अगर स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा कहीं मिलता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बहुत चेंज आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन दो एटम में क्रोमियम कॉपर और कुछ और एटम्स में, ठीक है। ऐसा क्यों, तो दो चीज है ध्यान देना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, दो चीज बहुत ध्यान से समझना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल। क्यों, क्योंकि दो रीजन, पहला सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी होता है। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, क्रोमियम का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू तुम लोग से होना चाहिए था 3d4 4s2, बट जब क्रोमियम का देखोगे ना होता है क्या 3d5 4s1 3d5 4s1 ये होता है। उसी तरह कॉपर का जो होना चाहिए था 3d9 4s2 पर होता है 3d10 4s1। ये क्यों, जरा तुम गौर से देखो, डी में 5 ऑर्बिटल, डी में 5 और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हाफ फील्ड हुआ ना। उसी तरह डी में भी 5 पर और इलेक्ट्रॉन 10, तो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो पूरी जो फिल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन पार्शियली फिल्ड। पार्शियली मतलब ना तो वो हाफ है ना तो फुल है, समझ में आई बात। चलो तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला। अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे पास दो है, एक 3d4 4s2 ये एक है और एक 3d5 4s1। अच्छा बताओ तुमको कौन देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, एक खाली है, दो है, इसमें चार है, कि ये जिसमें सब एक 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 है। तो ऑब्वियस है तुम बोलोगे सर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकली फिल्ड है, समझ में आ रही बात। The electronic configuration in which all the orbitals of same subshell are either completely filled or half filled have relatively more symmetrical distribution of electrons. Consequently, their shielding of one another is relatively small and electrons are more strongly attracted by the nucleus. क्योंकि ये सब में एक जैसा है तो न्यूक्लियस सबको एक जैसा खींचता है। यहाँ पे क्या है कि भाई किसी को कम खींचेगा किसी को ज्यादा, एक खाली है कहीं भरा हुआ है कहीं दो गो है, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए तो पहला रीजन क्या था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना ज्यादा सिमेट्रिकली हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा, पहला। दूसरा क्या है,
भाई दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या है थोड़ा समझना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। मान लो तुम क्लासरूम में क्लास करने घुसे, ठीक है, और क्लासरूम में 4 बच्चा बैठा हुआ है, टोटल सीट है 10 सीट, तो तुम चाहोगे जाके वहां पे ज्यादा बैठोगे जहां पे ऑलरेडी बच्चा बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमको अपने जैसा बच्चा और भी दिखेगा, थोड़ा सा बातचीत कर लोगे, गपशप हो जाएगा, है ना। कुछ वैसे ही एक्सचेंज एनर्जी भी है। एक्सचेंज एनर्जी वहीं पे होगा। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से अपने से दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है। इसी रिलीज एनर्जी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। जैसे देखो यहाँ पे D4 है, ये D5 है, सॉरी ये D5 है। D4 में ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर सकता है? 1 2 3। यहां नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए 3 एक्सचेंज, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एक्सचेंज और इसके लिए 1 एक्सचेंज। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी फॉर D4, ध्यान देना D4 में टोटल एक्सचेंज कितना हुआ? 3 + 2 + 1 = 6 एक्सचेंजेस। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां भी जा सकते हैं, यहां पे भी जा सकते हैं, यहां पे भी। ठीक है, बट यही बात जब D5 में आए तो D5 में क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन 4 जगह जा सकता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन 3 जगह जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन 2 जगह जा सकता है, इलेक्ट्रॉन 1 जगह। मतलब टोटल एक्सचेंज कितने हो सकते हैं? 10। इसीलिए ये हर तरह से मोर स्टेबल है देन दिस। सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो आई होप ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, खत्म हो गया भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोगों का खत्म हो गया, माइनर वाले का। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा प्लीज स्टूडेंट्स तक इस चैनल के बारे में पहुंचाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।